चैप्टर 71 कौन जीतेगा प्यार या विश्वास। चलिए अपनी कहानी जारी रखते हैं। वन्या सिर्फ खाली आंखों से एक टक रोड को ताकती रह जाती है, जिससे जाना था वो जा चुका था। तभी कोई पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। वन्या झट से अपनी आंखों का पानी पोंछते हुए पलटती है। वन्या के पीछे लक्ष्य खड़ा था, हाथ में एक सूटकेस लेकर। वन्या स्माइल करते हुए अब कहा, चली हमारे लक्ष्य की सवारी। लक्ष्य मुस्कुराते हुए, पता नहीं, लेकिन इस शहर से और सबसे दूर जा रहा हूँ, शायद खुशी और सुकून की तलाश में। ये सुन वन्या की मुस्कान गायब हो जाती है। वो लक्ष्य की देखने लगती है। लक्ष्य बेड पर बैठते हुए, ओह प्लीज अब ये मत कहो कि तू जिस खुशी और सुकून की तलाश में जा रहा है वो यहाँ रहकर अपनों में ढूंढ। मैं सहमत हूँ, लेकिन अब मुझसे यहाँ और नहीं रहा जाएगा। मुझे घुटन होने लगी है यहाँ। बंद कर गया हूँ यहाँ। बहुत जी लिया और कर लिया दूसरों के लिए, अब मैं अपने लिए कुछ करने जा रहा हूँ। प्लीज मत रोकियो मुझे। वन्या लक्ष्य के साथ बैठते हुए, तुझे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तू क्या महसूस कर रहा है इस वक्त, लेकिन प्रिया मेरा मतलब है वो मेरी वजह से तुम्हारे बीच की गलतफहमी। लक्ष्य तू ऐसा कुछ मत सोच, कुछ भी तेरी वजह से नहीं हुआ है। वास्तव में प्रिया मानसिक रूप से परेशान थी बहुत समय से, जिस बात का मुझे पता नहीं चल सका। मेरा मतलब है वो पहले सिर्फ तेरा नाम लेने से चिढ़ती थी और इस वजह से हमारे बीच बहुत झगड़े भी हुए, लेकिन उसके शक का कीड़ा दिन भर दिन बड़ा होता जा रहा था। उसने मेरा फ़ोन मैसेज सब चेक करना शुरू कर दिया था। मैंने सोचा था कि बस तू उसकी इनसिक्योरिटी है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसे मेरी हर फीमेल फ्रेंड में खोट नजर आने लगा था। मैं इस बारे में तुझसे बात भी करना चाहता था, लेकिन कॉल नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा फ़ोन हर वक्त प्रिया के पास रहता था। मैंने सृष्टि को भी कहा, लेकिन वह व्यस्त थी। और जब मुझे पता चला तू करनाल में है, तब मेरी टेंशन और बढ़ गई, क्योंकि मैं प्रिया के इरादे जान चुका था। मैं तभी तुझसे सुबह मिलना चाहता था, क्योंकि उस वक्त मेरे हाथ में डॉक्टर की रिपोर्ट थी जिसमें उसे मानसिक रूप से अस्थिर घोषित कर दिया था। अब मैं उसके और अपने घर वालों को सब सच बताकर उससे छोड़ आया हूँ। अब सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा। ये सुन वन्या एक गहरी सांस लेकर लक्ष्य का हाथ पकड़कर बोलती है, मैं तेरे इस फैसले का सम्मान करती हूँ। तूने बहुत कुछ हैंडल किया, अब टेंशन फ्री होकर बस खुद के साथ वक्त बिता। क्या पता इसी सफ़र में तुझे तेरी सोलमेट मिल जाए। ये सुन लक्ष्य हंसने लग जाता है, फिर वन्या को छेड़ते हुए कहता है, वो तो मिली थी, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है। तू साथ दे तो उसका तलाक करवा कर खुद शादी कर लूं। ये सुन वन्या उसे पास में रखा कुशन मारते हुए कहती है, जिस रास्ते जा रहा है ना जा। ये सुन लक्ष्य मुस्कुराते हुए जाने लगता है। तो वन्या पूछती है, फिर कब मिलेगा। ये सुन लक्ष्य स्माइल करते हुए कहते हैं, जब तेरा रब रियूनियन करवाएगा तब, एक नए अवतार में। ये कहकर लक्ष्य जाने लगता है कि वन्या कहती है, अपना ख्याल रखियो। लक्ष्य रुककर कहता है, तू भी, और हाँ एक बात कहकर जाना चाहता हूँ। जानता हूँ अभी तू परेशान है और साथ ही साथ अपनी किस्मत पर हैरान भी, पर बस यही कहना चाहूँगा, दोनों में से उसे चुनियो जिससे दिल पुकारे, जो तेरे दिल की आवाज़ सुन ले बिना कहे, फिर चाहे वो फैसला किसी की नज़रों में गलत ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर लक्ष्य चला जाता है। वही वन्या के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। लक्ष्य की बात सुनकर वन्या लक्ष्य के चिढ़ाने से सब कुछ भूलकर हंसने लगी थी कि उससे दोबारा से वही सब याद आ गया था। उसकी किस्मत ने उससे एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था, जहां एक तरफ उसकी जिंदगी बनाने वाला, संवारने वाला था, तो दूसरी तरफ उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा, शायद उसकी जिंदगी भी। अब वो किस किस चुने। फिर वन्या अपने सर झटकाकर वॉशरूम चली जाती है। वही समक्ष दिल्ली पहुंचकर सीधा अपने ऑफिस चला जाता है। समक्ष के दिमाग में अभी भी सुबह वाले सीन चल रहे थे, जहां उसे वन्या की आंखों की नमी, उसका बालकनी से झांककर उसके पलटने का इंतजार करना, सिद्धार्थ का मुस्कुराना, ये सब समक्ष ने नोटिस किया था, लेकिन वो कुछ कर ना सका। शायद समक्ष वन्या की परीक्षा ले रहा था कि उसकी नाराजगी से उससे फर्क पड़ता है या नहीं। अगर वो सब छोड़कर समक्ष के पास लौट आई तो मतलब उसका विश्वास जीत गया और सिद्धार्थ का प्यार हार गया। समक्ष अपने केबिन में एक ड्रॉअर खोल वाइन को निकालकर अपने मुंह से लगा लेता है। वो लाख कह ले कि वन्या उसकी है, लेकिन दिल अभी भी नहीं मान रहा था।
उन दोनों को शांत करने के लिए वाइन का सहारा लिया उसने। वही उसके सारे दोस्त जो केबिन में पहले ही मौजूद थे वो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। सबको समझ आ जाता है बात जरूर बहुत सीरियस है। समक्ष सबको एक नज़र देख सोफे पर बैठ वाइन पीने लग जाता है। ये देख निमित कहता है, अरे बस भी कर, सुबह सुबह ही पूरी बोतल गटकने का इरादा है क्या? अर्पित कहता है, लगता है आज भाभी ने स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट नहीं करवाया समक्ष को, इसलिए वाइन पीकर पेट भर रहा है। वही तापस पानी लेने के लिए उठता है और ग्लास मुंह से लगाता है कि समक्ष की आवाज़ सबके कान में पड़ी है, सिद्धार्थ मल्होत्रा वापस आ गया है। ये सुन जहां सबके मुंह खुल जाते हैं वही तापस के गले में तो पानी ही अटक गया था। ये सुनकर वो ग्लास रख बुरी तरह से खांसने लग जाता है। ये देख कोई तापस की पीठ सहलाकर उससे शांत नहीं करवाता है क्योंकि सब खुद अभी तक शौक से बाहर नहीं आए थे। फिर थोड़ी देर बाद सब ये न्यूज डाइजेस्ट करके अपने अपने रिएक्शन देते हैं। तापस खांसते हुए, इतना बड़ा बम कुछ ज्यादा ही प्यार से नहीं फोड़ा तूने। अर्पित, वन्या भाभी का क्या रिएक्शन है? जीवन, तू फिर से दोस्ती निभाने के चक्कर में सब कुछ बर्बाद मात कर दियो। ऐसा तू पहले ही एक बार कर चुका है। निमित समक्ष को देखते हुए वन्या कहा है। ये सुन सब समझ को देखने लग जाते हैं। किसी ने इस बारे में तो सोचा ही नहीं सिद्धार्थ के आने के बाद कहीं वन्या ने समक्ष के साथ आने से मना ना कर दिया हो। समक्ष वाइन के बोतल का लास्ट घूंट पीते हुए, ये मैटर नहीं करता कि वो कहा है, ये मैटर करता है कि वन्या अब किसे चुनती है, अपने विश्वास को या प्यार को। तापस, ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए क्योंकि भाभी सिद्धार्थ से प्यार नहीं करती, ये उन्होंने कभी नहीं कहा। समक्ष कड़वाहट से मुस्कुराते हुए, वो मुझसे प्यार करती है, ये भी उसने कभी नहीं कहा। ये सुन सब चुप हो जाते हैं। तभी अर्पित को कार वाली बात याद आ जाती है जब उसने वन्या से कहा था कहीं उससे समक्ष से प्यार तो नहीं हो गया है। वो कुछ कहता है कि निमित कुछ सोचते हुए कहता है, जब उस दिन सिद्धार्थ को करनाल वाले घर में बुलेट लगी थी तब सिर्फ समक्ष, सिद्धार्थ और मैं मौजूद थे। मैंने चेक भी किया था, सिद्धार्थ की सांसें बंद हो गई थी। फिर सिद्धार्थ जिंदा होकर कैसे लौट सकता है? जीवन, शायद तुझसे कोई गलती हो गई हो। निमित, चल मान लिया मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन डॉक्टर से तो नहीं हो सकती ना। हम उसकी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल भी लेकर गए थे। उससे 2 बुलेट लगी थी, एक उसके गले पर और एक बैक पर। ये सुन सबका दिमाग इस दिशा में दौड़ने लग गया। सबने सिद्धार्थ को जिंदा देखा लिया लेकिन उसके जिंदा होने के पीछे की सच्चाई को नहीं। ये सोच सब समक्ष को देखने लगे। तापस, इसका मतलब ये हो सकता है कि जो हमें दिख रहा है वो सच नहीं है, ये सिद्धार्थ असली सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं है। समक्ष, ये सच जाने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। निमित, पहला, उस सच्चाई की तह तक पहुंचना जहां से सिद्धार्थ लौट कर आया है। दूसरा, डीएनए। तीसरा, पुरानी यादों को दोहराना। अगर वो 3 में से किसी एक भी फेल हो गया तो मतलब वो सिद्धार्थ नहीं है। ये सुन समक्ष कुछ गहराई से सोचने लग जाता है। वही खन्ना मेंशन में वीना हाथ में तेल की बोतल के लिए नीचे देख रही थी जहां सुनीता जी, सोनी और कृति हंस हंस कर कुछ बातें कर रही थी। ये देख वीना नफरत से कहती है, सोनी तूने मेरी बेइज्जती की थी ना, अब देख मैं तुझे कैसा सबक सिखाती हूँ। वीना तेल की बोतल को खोल वो पूरा तेल सीढ़ियों पर गिरा देती है और शातिर तरीके से मुस्कुराने लगती है। वही वन्या नहाकर नीचे आती है जहां सब बैठे हुए थे हॉल में। वन्या आकर सबसे मिलती है। दर्शनी जी उसे गले लगाकर आशीर्वाद देती है। तभी सुमित्रा जी उससे पूछती है, वन्या बेटा, दामाद जी कहीं नजर नहीं आ रहे। ये सुन वन्या कुछ कहती कि सिद्धार्थ कहता है छोड़कर भाग गया होगा। ये सुन सब सिद्धार्थ को देखने लग जाते हैं। आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ। प्लीज गिव योर वैल्यूएबल रिव्यूज। चैप्टर 72 का ब्लास्ट। लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी। वही वन्या नहाकर नीचे आती है जहां सब बैठे हुए थे हॉल में। वन्या आकर सबसे मिलती है। दर्शनी जी उसे गले लगाकर आशीर्वाद देती है। तभी सुमित्रा जी उससे पूछती है, वन्या बेटा, दामाद जी कहीं नजर नहीं आ रहे। ये सुन वन्या कुछ कहती है। अचानक ही सिद्धार्थ कहता है छोड़कर भाग गया होगा। ये सुन सब सिद्धार्थ को देखने लग जाते हैं।
वन्या भी उसे अजीब नजरों से देख रही थी। वही अब जाकर सिद्धार्थ को एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया है, लेकिन फिर वन्या ज्यादा इस बात पर ध्यान ना देते हुए कहता है, माँ वो समक्ष को जरूरी काम आ गया था इसलिए सुबह ही दिल्ली चले गए। ये सुन दर्शनी जी कहती हैं, तू तो अभी रहेगी ना। ये सुन वन्या कुछ नहीं कह पाती। तभी सिद्धार्थ वन्या के कंधे पर हाथ रख कर कहता है, बिल्कुल रहेगी, आखिर हम दोनों इतने टाइम बाद मिले हैं, खूब गप्पे शप्पे लड़ाएंगे। ये सुन वन्या सिद्धार्थ का हाथ अपने कंधे से हटा देती है और वापस अपने कमरे की ओर चली जाती है। जब से समक्ष गया था वन्या ने उससे बहुत बार फोन कर लिया था, लेकिन एक बार भी उसका जवाब नहीं आया था। तभी वो फ्रस्ट्रेट होकर अपना ध्यान भटकाने के लिए लैपटॉप पर मूवी चला लेती है, लेकिन उसका ध्यान फिल्म में नहीं था। वो अभी भी समक्ष के ख्यालों में उलझी हुई थी। तभी उससे अर्पित की बात याद आती है। वन्या, क्योंकि किसी को बदलकर प्यार करना प्यार नहीं होता छोटे देवर जी। अर्पित ये सुन हैरानी से वन्या को देखने लगा। वन्या उसे ऐसे देख कहती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? अर्पित, आपने सुनी अपनी बात, क्या आपको भाई से प्यार हो गया है? वन्या अपने ख्यालों में ही गुम थी कि कोई उसके लैपटॉप को साइड कर कहता है, किसी के ख्यालों में इतना भी नहीं खोना चाहिए कि फिल्म बोरिंग लगने लगे। ये सुन वन्या अपना ख्यालों से बाहर आती है जहां उसके सामने रुद्र बैठा था। वो उसे देखकर कहती है, रुद्र, क्या मैं तुझसे एक सवाल पूछूं? रुद्र, हाँ बिल्कुल, तेरे हर सवाल का जवाब होता है मेरे पास। वन्या उसे एकटक देखते हुए कहते हैं, क्या मुझे प्यार हो सकता है? ये सुन रुद्र पहले वन्या को देखता है, फिर जोर जोर से हंसने लग जाता है। ये देख वन्या, जो रुद्र को बहुत सीरियस होकर देख रही थी, जब उससे रुद्र की हंसी सुनाई देती है तो उसे समझ आ जाता रुद्र उसे कुछ नहीं बताने वाला। वो अपना मुंह फेर कर बैठ जाती है। रुद्र ये देख अपनी हंसी कंट्रोल करके वन्या के पास बैठकर कहता है, आई एम सॉरी, पर मुझे नहीं पता था। जो कॉलेज में सबको प्यार के नाम पर लेक्चर देती थी, आज वो खुद इस सवाल में उलझ कर रह गई है। वन्या, आई एम सीरियस रुद्र। रुद्र उसके गले में हाथ डालते हुए कहता है, मैं भी गंभीरता से ही बोल रहा हूँ वन्या, और ये सवाल तेरे मन में आना ही नहीं चाहिए था, बल्कि ये सवाल आना चाहिए था कि तुझे प्यार किससे हुआ है, ये नहीं कि तुझे प्यार हो सकता है या नहीं। और फिर रुद्र उसका नाक खींचते हुए कहता है, और तुझे प्यार क्यों नहीं हो सकता? हर एक इंसान को किसी ना किसी से प्यार होता ही है, तो तू भी इंसान है, तुझे भी प्यार हो सकता है। इनफैक्ट तुझे पूरा हक है प्यार करने का। हम जब दूसरे का प्यार लेते हैं तो उन्हें प्यार दे क्यों नहीं सकते, उनसे प्यार कर क्यों नहीं सकते? ये सुन वन्या नम आंखों से कहती है, लेकिन मुझे प्यार कैसे हो सकता है रुद्र, तू तो सब जानता है ना। रुद्र उसके आंसू पोंछते हुए, जानता हूँ, सब इसलिए कह रहा हूँ तुझे प्यार हो सकता है, और एक बात और कहता हूँ, जिसे तुझसे प्यार हुआ ना वो परफेक्ट है तेरे लिए। तेरे रब ने तेरी किस्मत में इतने दर्द के बाद खुशियाँ दी है, तो हंस कर उन्हें स्वीकार कर। जो तेरा इंतजार कर रहा है उससे जाकर अपनी सारी शिकायतें, सारी दिल की बातें कह दे। तूने सबके लिए बहुत किया है वन्या, अब उस शख्स की बारी है जिसने तेरे लिए बहुत कुछ किया है। अगर वो आज तुझसे रूठ कर गया है तो जाकर मना ले उसे। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वो तुझे परखने के लिए ही गया है कि तू सब छोड़कर उसके पास जाती है या नहीं। वन्या कुछ कहने ही लगती है कि रुद्र कहता है, जानता हूँ तेरा फैसला कहियों की नज़र में गलत होगा, तुझे स्वार्थी भी कहेंगे कहीं, लेकिन तेरा रब जानता है तू सही कर रही है। ये सुन वन्या कुछ कहती कि वन्या का फ़ोन पर काफ़ी सारे मैसेज आने लग जाते हैं। वन्या फ़ोन उठाकर देखती हो, उससे कहीं सारी फ़ोटोज दिखती हैं जो अनजान नंबर से भेजी गई थी। तस्वीरें देख वन्या के हाथ से फ़ोन छूट कर गिर जाता है। उसके आंखों से तेजी से आंसू बहने लगते हैं। वो फोटो समक्ष की थी, जहां 2 पिक्चर्स में कोई उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर रहा था और 2 पिक्चर्स में समक्ष वही गाड़ी ड्राइव कर रहा था फास्ट स्पीड में, और साथ ही साथ ड्रिंक भी कर रहा था। ये फोटोज रुद्र भी देखता है और फिर वो झट से वन्या को देखता है, जो उसकी कार की चाबी लेकर रूम से भागती हुई जाती है। रुद्र उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वन्या को सिर्फ अभी समक्ष की शक्ल दिखाई दे रही थी। समक्ष की जान खतरे में है, ये सोच सोच कर ही वन्या के दिल में तेज दर्द उठा रहा था। वहीं नीचे सिद्धार्थ वन्या का फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाकर टेबल पर रखता है कि उससे वन्या भागते हुए नजर आती है, जो भागकर घर से बाहर जा रही थी।
तभी उसके पीछे रुद्र भी भागता हुआ नजर आता है। सिद्धार्थ अपने मन में, ये दोनों ऐसे क्यों भाग रहे हैं? कितना अच्छा प्लान किया था सब कुछ। अच्छा ब्रेकफास्ट खिलाकर वन्या को इम्प्रेस करूंगा, लेकिन यहाँ तो मेरी सारी मेहनत बेकार होती नजर आ रही है। वही सभी घरवाले भी रुद्र की आवाज सुन बाहर आ जाते हैं, जो वन्या के पीछे भागता हुआ उसे पुकार रहा था। लेकिन वन्या सब कुछ अनसुना कर रुद्र की गाड़ी को लेकर चली जाती है। वही समक्ष इस वक्त फोन पर वन्या और सिद्धार्थ की तस्वीरें देख रहा था, जो आज सुबह की थी, जहां सिद्धार्थ ने वन्या के गले में हाथ डालकर हंस रहा थी और वन्या भी मुस्कुरा रही थी। हालांकि ये हकीकत नहीं थी, ये पिक्चर्स एडिटेड थी। 2 बॉटल वाइन का नशा समक्ष के सर चढ़कर बोल रहा था। वो गुस्से में अपना फोन कार के पीछे वाली सीट पर फेंकता है, जो नीचे गिरकर स्विच ऑफ हो जाता है। समक्ष अपनी गाड़ी की गति और तेज कर देता है। वही वन्या को पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी, अब अंधेरा छाने लगा था। वन्या लगातार समक्ष का फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। वन्या फिर निमित, तापस, अर्पित, जीवन सबको फोन लगा देती है, यहाँ तक कि सोहम को भी, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। तभी वन्या का फोन बजता है। वो फोन देखने लगती है कि किसका है। इतने में उसका स्टीयरिंग घूम जाता है और वन्या की कार एक सामने वाली कार में ठुक जाती है। वन्या का माथा स्टीयरिंग पर जाकर लगता है। वहीं समझ को पता चला गया था कि उसकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है, साथ ही साथ डीजल भी खत्म होने वाला है। वो पूरी कोशिश करता है गाड़ी रोकने की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। तभी सामने एक ट्रक वाला स्पीड में आता है और समक्ष की कार को टक्कर मार देता है। समक्ष को संभलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि उसकी आंखें और सर पीने की वजह से बहुत भारी हो चुके थे और कुछ उसकी गाड़ी ओवर स्पीड में चल रही थी। गाड़ी 3 पलटी खाकर पेड़ जाकर टकरा जाती है। समक्ष के सर पैर हाथ सब जगह से खून निकल रहा था और वो कार के अंदर ही बेहोश हो गया था। वही वन्या की कार जिससे टकराई थी, उसमें निमित और तापस थे। जब वो सामने वाली कार में वन्या को देखते हैं तो भाग कर जाते हैं, वन्या को कार से बाहर निकालने में मदद करते हैं। वन्या के सर पर इस वक्त हल्का कट लगा हुआ था, जिसमें से खून आ रहा था। निमित, भाभी आप यहाँ। वन्या पैनिक करते हुए समक्ष को बचाओ, उनकी गाड़ी की ब्रेक फेल है। ये सुन निमित और तापस दोनों एक दूसरे को देख गाड़ी की तरफ भागते हैं। वन्या भी उनके पीछे जाकर बैठती है। वो तीनों समक्ष की कार की लोकेशन निकलवाकर वहां पहुंचते हैं। निमित, तापस और वन्या समक्ष की कार की तरफ बढ़ने ही लगते हैं, जो पलटी हुई थी। कार की हालत देख वन्या की हालत खराब होने लगती है। वन्या समक्ष की तरफ बढ़ने ही लगती है कि एक तेज ब्लास्ट होता है कार में। वन्या, तापस और निमित दूर जाकर गिरते हैं। वन्या गिरकर दोबारा उठकर भागती है कार की तरफ और चीख पड़ती है, समक्ष। आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। चैप्टर 73 अटैक ऑन हिम। आइए हमारी कहानी जारी रखें। वन्या काफी स्पीड में गाड़ी चला रहा थी, साथ ही साथ वो हर उस इंसान को कॉल कर रही थी जिससे उसे हल्की सी भी उम्मीद थी कि वो समक्ष को बचा सकता है। लास्ट में वन्या फ्रस्ट्रेट होकर फोन को साइड वाली सीट पर फेंक देती है और स्टीयरिंग संभाल गाड़ी की स्पीड और तेज कर देती है। उससे किसी भी हाल में समक्ष तक पहुंचना था, उसकी जान बचानी ही थी। जब वो अपने प्यार को पाने के इतने करीब थी, तभी उसके प्यार की जान खतरे में पड़ गई। तभी वन्या का फोन बजता है। वन्या फोन को देखती है, उससे लगता है शायद समक्ष का फोन है। वो सर घुमाती है कि उसकी ओवरस्पीड गाड़ी एक ब्लैक कार से टकरा जाती है। वन्या की कार जिस कार से टकराई थी उसमें निमित और तापस थे। जब वो सामने वाली कार में वन्या को देखते हैं तो भाग कर जाते हैं, वन्या को कार से बाहर निकालने में मदद करते हैं। वन्या के सर पर इस वक्त हल्का कट लगा हुआ था और उससे खून बह रहा था। निमित, भाभी आप यहाँ। वन्या पैनिक करते हुए समक्ष को बचाओ, उनकी गाड़ी की ब्रेक्स फेल है। ये कहते हुए वन्या हॉन्फ रही थी। वही निमित और तापस एक दूसरे को देख जल्दी से गाड़ी की तरफ भागते हैं। वन्या भी उनके पीछे जाकर बैठ जाती है, क्योंकि उसमें कार चलाने की हिम्मत अब बिल्कुल नहीं थी। निमित सोहम को फोन लगाकर समक्ष की कार की लोकेशन जल्द से जल्द पता करने को कहता है। सोहम 5 मिनट के अंदर ही निमित को कॉल करके कहता है, सर समक्ष सर की कार की लोकेशन आउटर दिल्ली की है, जिसके पास पुराना मंदिर है। ये सुन निमित तुरंत कॉल कट कर कहता है,
तापस स्पीड बढ़ाओ, इसी रोड के थोड़ी आगे समक्ष की कार की लोकेशन दिखाई जा रही है। ये सुन वन्या जैसे राहत की सांस लेती है, वो मन ही मन भगवान का शुक्रिया करती है। थोड़ी देर में ही तापस रास्ता कवर करके समक्ष तक पहुंचता है। वही एक शख्स समक्ष की कार के पास आता है। उसने अपना चेहरा छुपा रखा था। वो समक्ष को देखता है जो इस वक्त खून से सना हुआ था। वो समझने को खींचकर उस गाड़ी से बाहर निकालता है और उसके चेहरे को देखकर कहता है, जिसमें इस वक्त कांच के टुकड़े चुभे हुए थे, तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते समक्ष। सचदेवा, अभी तुम्हें बहुत दर्द देना है। तुमने मुझ पर एक एहसान किया था, मेरी जान बचाकर, आज मैं वही एहसान चुका रहा हूँ। इसके बाद जो मौत का खेल खेला जाएगा वो सब इमोशंस से परे होगा। मैं तुम्हारी जान लेने के साथ साथ तुम्हारी दूसरी जान भी तुमसे छीन लूंगा। ये बोल वो शख्स समक्ष को धक्का दे देता है। समक्ष लुढ़कता हुआ रोड की साइड में थोड़ा नीचे जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है। वही तापस अपनी गाड़ी रोकता है। सभी भागकर गाड़ी से बाहर निकलते हैं। 2 कदम चलते ही सबको समक्ष की कार नजर आ जाती है, जो इस वक्त खटारे से भी बदतर हालत में थी। उस गाड़ी की ऐसी हाल देख सब घबरा जाते हैं। सब ये सोचते हैं, अगर गाड़ी की ये हालत है तो समक्ष की क्या हालत हुई होगी। तभी एक और गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से जीवन और अर्पित थे। सभी समक्ष की गाड़ी की तरफ भागकर जाने लगते हैं कि एक तेज धमाका सबकी आंखें बंद कर देता। सबसे आगे तापस, निमित और वन्या थे, जो थोड़ी दूर जाकर गिरते हैं। वन्या फिर भी हार नहीं मानती और भागकर उस जलती हुई गाड़ी की तरफ जाने लगती है और साथ ही साथ चीख पड़ती है, समक्ष। उसकी चीख सुन सब होश में आते हैं। अर्पित और निमित वन्या को पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो वन्या को कुछ नहीं होने दे सकते थे। वन्या रोते हुए अपने हाथ पैर मारकर खुद को छुड़ाने लगती है, छोड़ो मुझे समक्ष। वन्या फिर एक बार समक्ष का नाम लेकर चीख पड़ती है। इस धमाके ने कान के साथ साथ सबके दिमाग भी सुन कर दिए थे। सबको लग रहा था कि अंदर कार में समक्ष था, लेकिन ऐसा नहीं था। वन्या रोते हुए वही जमीन पर बैठ जाती है। उसके दिल और दिमाग में यही चल रहा था कि उसने देर कर दी आने में, उसने देर कर दी अपना प्यार समझने में। धीरे धीरे वन्या की आंखें भी बंद होने लगती है। सब एक जगह हारे हुए बैठे थे। सबके चेहरे देखकर ही लग रहा था कि वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। सब एकटक उस जलती हुए आग को देख रहे थे, जैसे उनके सामने कोई उनकी जिंदा रूह जला रहा हो। तभी वन्या की हल्की बंद आंखों को एक रोशनी दिखती है, जो हल्की हल्की जल रही थी। ये देख वन्या वापस अपनी पूरी आंखें खोलकर उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उसे उस कार के थोड़ी दूरी पर एक घड़ी मिलती है, जो आमतौर पर समक्ष पहनता है। वो रोशनी भी उसी में ही आ रही थी। वन्या के दिमाग में पहली बात यही आती है, घड़ी बाहर है, मतलब समक्ष भी गाड़ी के अंदर नहीं था। ऐसा हो सकता है समक्ष गाड़ी से बाहर निकल आया हो। ये देख वन्या चिल्लाकर कहती है, समक्ष गाड़ी में नहीं है, ढूंढो, समक्ष यही आसपास है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। ये सुन सब थोड़े होश में आते हैं। सभी भागकर वन्या के पास आते हैं। वन्या निमित को देखकर, भैया समक्ष कार में नहीं थे, ये देखिए उनकी घड़ी जो यहाँ बाहर पड़ी मिली है। ये कहकर वन्या वो घड़ी सबको दिखाने लगती है। तभी निमित कहता है उदास होकर, लेकिन भाभी ये गिर भी तो सकती है बाहर, जब कार पलटी हो, क्या पता ये गिर गई हो समक्ष के हाथ से निकलकर। इस बात पर तापस और जीवन भी अपनी सहमति जताते हैं। ये देख वन्या चिल्लाकर कहती है, नहीं, मैंने कहा ना, समक्ष को कुछ नहीं हुआ, वो कार में नहीं है। आप लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे मेरी बात का। ये देख अर्पित अपने आंसू पोंछकर कहता है, हाँ भाभी सही कह रही है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें भूलना नहीं चाहिए। उसका नाम समक्ष सचदेवा, जो अपनी मौत को भी मात दे सकता है, उसने कई बार ऐसा किया भी है। ये सुन सब वन्या और अर्पित की बात मानकर समक्ष को ढूंढने लग जाते हैं। रात काफी हो गई थी, इसलिए तापस कार से कुछ टॉर्च ले आता है। कुछ अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके समक्ष को खोजने लगते हैं। आसपास जंगल था और सड़क भी सुनसान थी। आउटर एरिया में बहुत ही कम व्हीकल्स आती जाती थी। वन्या निरंतर भगवान का नाम लेते हुए समक्ष को खोज रही थी। तभी उससे कुछ पत्ते हिलने की आवाज आती है। उससे लगा शायद किसी जानवर के कारण ऐसा शोर आ रहा होगा।
वो उस तरफ अपनी फ्लैशलाइट मारती है तो उससे एक इंसान पेड़ से टकराया हुआ मिलता है जिसकी फिंगर्स हिल रही थी। वन्या जब पास जाती है तो उससे समक्ष का चेहरा नजर आता है जो खून में सना पड़ा था। ये देख वन्या झट से समक्ष का सर उठाकर अपनी गोद में रखती है और उसके चेहरे का खून साफ करने लगती है। समक्ष की ऐसी हाल देखकर उसका खून भी पानी बनता जा रहा था। उससे ऐसा लग रहा था जैसे उसके खुद के शरीर में हिम्मत ही नहीं बची। तभी उससे समक्ष की हालत याद आती है और वो चीखकर कहती है, निमित भैया, तापस, अर्पित, इधर ये समक्ष यहाँ है। ये सुन सब भागे भागे वहां आ जाते हैं। निमित और तापस समक्ष को जल्दी से उठाते हैं। इतने में जीवन गाड़ी लेकर आ जाता है। निमित जल्दी समक्ष को बैकसीट पर लेता कर ड्राइविंग सीट संभाल लेता है। वन्या पीछे बैठ समक्ष का सर गोद में रख अपना दुपट्टा फाड़कर उसके जख्म पर बांध देती है ताकि थोड़ा खून तो रुक जाए। तापस जीवन और अर्पित दूसरी गाड़ी में आने को कहकर हॉस्पिटल में सारे अरेंजमेंट करवाने को कहता है। ये सुन वन्या कहती है, नहीं समक्ष हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, उनकी जान को खतरा है, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। समक्ष को घर ले चलो, जितने डॉक्टर्स चाहिए जो करना है करो, लेकिन समक्ष हॉस्पिटल में नहीं रहेंगे। ये सुन तापस दोनों को देखता है तो दोनों सर हिला कर चले जाते हैं। तापस फिर खुद कार में बैठता है तो निमित कार को घर की तरफ दौड़ा देता है। तभी तापस सोहम को फोन करके सारी अरेंजमेंट करने को कहता है और साथ ही साथ हर्ष को भी दिल्ली बुलाने को कहता है। वही सिद्धार्थ किसी को कॉल करके कहता है, अभी से अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दो। तभी स्वराज भी अपने ऑफिस में बैठकर किसी को कॉल करके कहता है, समक्ष सचदेवा इस वक्त सबसे कमजोर है। इससे पहले वो फिर से स्ट्रॉन्ग हो, अटैक ऑन हिम, जितने बॉडीगार्ड्स लगे ले जाओ, लेकिन मुझे जो चाहिए उसे लेकर लौटना। तभी वन्या को समक्ष के शरीर में कोई हरकत महसूस नहीं होती, उसकी सांसें धीमी पड़ती जा रही थी। ये देख वन्या की आंखों से तेजी से आंसू निकलने लगते हैं। वो चिल्लाकर कहती है, नहीं समक्ष, आप मेरा साथ नहीं छोड़ सकते भैया। समक्ष की सांसें धीमी पड़ती जा रही है। जल्दी कीजिए। आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ। प्लीज गिव योर वैल्यूएबल रिव्यू।